Hello children, so today in this video I am going to discuss the question and answer from the chapter crop production and management. Okay, so let's begin. Question number 1 is saying select the correct word from the following list and fill in the blanks. अब इसमें कुछ words दे रखे हैं और इस words को हमें इसमें fill करना है. ठीक है, so answer A. So the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. तो हम लोग ने ये पढ़ा था, अगर बहुत एक ही मतलब तरीके का प्लांट्स हो और बहुत बड़े स्केल में उसको कल्टीवेट किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं. ओके, सो कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप. Next, the first step before growing crop is dash of the soil. तो first step क्या होता है? Preparation of the soil. Number C, damaged seeds would dash on top of water. तो डैमेज सीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो लाइट वेट के हो जाते हैं तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द पॉइंट डी. For growing crop, sufficient sunlight and dash for the soil are essential. तो क्रॉप ग्रोइंग के लिए हमको सनलाइट के साथ साथ और किन दो चीज़ की ज़रूरत होती है? That are water as well as nutrients. Okay. Now question number 2. Match items in column A with those in column B. अब A में कुछ ये क्रॉप्स वगैरह कुछ नेम्स दे रखे हैं, उसको हमें मैच करना है विथ कॉलम बी. ठीक है, सो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? व्हाट आर द खरीफ क्रॉप्स? पैडी एंड मेज. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं खरीफ क्रॉप का क्या है, नंबर ई क्या है? पैडी एंड मेज. ठीक है, देन रबी क्रॉप्स के क्या एग्जाम्पल है? वीट, ग्राम एंड पी, दैट इज D1. ठीक है, ना थर्ड क्या पूछ रहा है? केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं? यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट. नाउ द लास्ट वन, ऑर्गेनिक मैन्योर. और ऑर्गेनिक मैन्योर में हम क्या कर मैच करेंगे? एनिमल एक्सक्रिएटर, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. नंबर ए इज खरीफ क्रॉप एंड नंबर बी इज रबी क्रॉप. इसका हमें एग्जाम्पल देना है. तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा. ठीक है, खरीफ मीन्स जो कि रेनी सीजन में होती हैं. रबी क्रॉप जो कि विंटर सीजन में होती हैं. तो विंटर सीजन में हम लोग कौन कौन सी क्रॉप को लगा सकते हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है. पैराग्राफ मीन्स आपको कुछ अच्छा इसमें लिखना है. ठीक है, वो क्या है? नंबर 1 इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो इसके बारे में आपको लिखना है. आपको आप क्या लिख सकते हैं इसमें आप अपने मन से भी कुछ भी बना के, आप कुछ भी का मतलब है, मतलब इससे रिलेटेड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड. आप ज़रूरी नहीं कि ये जो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है आप वही लिखें, आप अपना ओन आंसर भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ नंबर ए इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी फील्ड को रेडी करनी होती है. यानी कि फील्ड अगर हमारी सॉफ्ट होगी, मॉइस्ट होगी, तभी तो हमारी अच्छे से सोइंग होगी और फिर प्लांट्स जो हैं उसमें से ईजिली निकल पाएंगे. तो उसके लिए हमें सॉइल को अच्छी तरह से उसको लूज़ करना होता है. ठीक है, ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं मोस्टली. दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. और जब हम सॉइल हमारी सॉफ्ट और लूज होगी तो क्या होगी? रूट्स भी ईजिली नीचे तक जा सकती हैं, डीप. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes, which are friends of the farmer and add humus to it. और जो लूज सॉइल होगी उसमें क्या होता है? अर्थवॉर्म की भी ग्रोथ होती है और जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं वो भी उसमें उसकी ग्रोथ होती है. ठीक है, और इसकी वजह से फार्मर्स को जो है जो कि उनको जो है अलग से उन्हें मैन्योर ये सब नहीं डालना पड़ता है. वो थोड़ा बहुत उनको इस यूज़फुल माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स के ज़रिए मिल जाता है. ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉइल को, ये सॉरी प्लांट्स को मिल जाता है. ऑल्दो
Turning and losing of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अब क्या होता है कि टॉप सॉइल में हमेशा क्रॉप अगर ग्रो कर रहे हैं तो उसका जो है न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और ऊपर एकदम ऊपर के लेयर से वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन नीचे थोड़ा सा रहता है न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम सॉइल को उलट पलट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो नीचे की जो सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाती है। तो इससे भी हमारी सॉइल जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, बी, दैट इज सोइंग। तो सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब सोइंग जो होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है? अगर हम सोइंग नहीं करेंगे तो हमें क्रॉप्स कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, तो इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। अब सोइंग से पहले क्या होता है, हमें अच्छी क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ख़राब सीड सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, होंगे नहीं, उसमें जर्मिनेशन ही नहीं होगी अच्छे से। तो इसलिए हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स लेना पड़ता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, और फिर हेल्दी सीड्स को हम लोग गुड वैरायटी के सीड्स को लेते हैं। सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली। और सीड्स हम कैसे सो करते हैं, सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं, या फिर मैनुअली हाथ से भी हम कर सकते हैं। सीड ड्रिल क्या, ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है, ये आपने बुक में देखा होगा, आपकी बुक में है, उसकी हेल्प से हम सो करते हैं, और या फिर हम मैनुअली करते हैं। या मैनुअली मीन्स या तो हम खुद से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वीडिंग। ओके, अब वीडिंग क्या होता है, जैसे है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसे हम वीड बोलते हैं। अब उस वीड को हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको हम वीडिंग बोलते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स या रिमूवल ऑफ वीड्स को हम बोलते हैं वीडिंग। तो वीड्स आर क्या, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद क्रॉप्स, जो कि क्रॉप्स के साथ साथ ग्रो हो जाता है। एंड रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज वीडिंग, ठीक है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D, ठीक है। वीड को हम कैसे रिमूव करते हैं, या तो हम मैनुअली उसको करेंगे, खुरपी की सहायता से उसको रिमूव करेंगे, या फिर हम उसमें वीडिसाइड्स का छिड़काव करेंगे, ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो केमिकल्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो है हम इसको स्प्रे करेंगे और ये और जो वीड्स है वो फील्ड से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट क्या पूछ रहा है, थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होता है, अब इसको हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये भी हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। जब हम ये हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो ये हार्वेस्टिंग की नेक्स्ट स्टेज होती है थ्रेशिंग। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो ग्रेन्स के साथ साथ चैफ, या जिसको हम हग्स भी बोल सकते हैं, वो भी उसमें लगा रहता है, ठीक है। अब उसको हमें हटाना है ग्रेन से, तो कैसे हटाते हैं, थ्रेशिंग की ज़रिए हम हटाते हैं। तो थ्रेशिंग कैसे किया जाता है, दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो ये एक मशीन की हेल्प से भी किया जाता है, जिसको कि हम कंबाइन बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंडली इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। कैसे, जो है कि पूरा एक हमने बंडल बना दिया ग्रेन्स का, और फिर उसको हम हैंड से बीट करेंगे ग्राउंड में, ठीक है। कई बार क्या होता है विलेजेस में कि वो खेत रोड के साइड में वो इस ये क्या बोलते हैं आपका, ये क्रॉप्स को वो ये हार्वेस्ट करके जो है रोड पे बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर से लोग आते जाते हैं, तो उसके ज़रिए भी जो है ये थ्रेशिंग हो जाती है। ओके, तो आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब यहाँ पे हमने शो करना है, डिफरेंट शो करना है कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या फ़र्क है। दोनों ज़रूरत होती है ये क्रॉप को बूस्ट करने के लिए, हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है। एक मैं आपको एक रफ आइडिया बता देती हूँ। फर्टिलाइज़र जो होता है ये केमिकल होता है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको कीवर्ड में भी एक्सप्लेन किया था इसका। और मैन्योर्स क्या होता है, ये ऑर्गेनिकली ये ऑब्टेन होता है, यानी कि ये डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट के ज़रिए हमको मैन्योर मिलता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, अ फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या है ये, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। वेयरएज मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues, ठीक है। अब नंबर 2, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में। बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर कहाँ बनाया जाता है, फील्ड्स में बनता है।
फील्ड्स में मतलब फील्ड में इनको इकट्ठा करते रहते हैं, गड्ढा खोद के उसी में सब डालते रहते हैं, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद वो जो वेस्ट है वो मैन्योर का रूप ले लेता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट नंबर 3, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। और फर्टिलाइजर जो है सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्योर होता है वो सॉइल को बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ठीक। नाउ लास्ट नंबर 4, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। अब जो फर्टिलाइज़र वो होता है इसमें सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। लेकिन मैन्योर जो होता है वो मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़ा कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन? Describe 2 methods of irrigation which conserve water। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इरिगेशन क्या होता है और 2 मेथड्स आपको बताना है कि हम किस तरीके से वाटर को बचा सकते हैं। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है कि क्रॉप्स में पानी डालने को हम बोलते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स, तो इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। एंड द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज। सो द नंबर 1 इज स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, ये जब मैंने आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बुक में एक फिगर भी बनी हुई थी कि एक रोटेटिंग नोजल होता है और पाइप के ऊपर लगा रहता है और वो नोजल रोटेट करता रहता है और उसमें से पानी फव्वारे की तरह निकल के आता है और सारे क्रॉप्स में जो है पानी डल जाता है, स्प्रिंकल हो जाता है, जैसे कि बारिश हो रही है उस तरीके से। दूसरा क्या होता है? ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये पाइपलाइन में ही जो है छोटा छोटा टैप जैसा मतलब कि नोज़ल लगा रहता है और वो पानी सिर्फ क्रॉप की रूट्स में ही जाता है। तो पूरी प्लांट को वो पूरे क्रॉप को स्प्रिंकल नहीं करेगा, सिर्फ पानी जो है वाटर जो है सिर्फ रूट्स में ही जाएगा, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। तो ये सिर्फ रूट्स में ही ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाएगा। इट इज़ द best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. तो ये सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़फुल कहाँ पर होता है? जहाँ पे वाटर की कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट नहीं होता, इससे पानी सिर्फ रूट्स में ही वाटर जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन? डिस्कस। अब बोला वीट किस सीजन में सो की जाती है? रबी में सो की जाती है। लेकिन अब अगर खरीफ सीजन में सो कर रहे हैं, दैट मीन्स रेनी सीजन में अगर हम वीट को सो कर रहे हैं तो क्या होगा? तो वीट इज़ अ रबी क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस टू बी ग्रोन प्रॉपरली, ठीक है। तो वीट रबी क्रॉप होती है, यानी कि ये कोल्ड कंडीशन में इसको जो क्लाइमेटिक कंडीशन इसका जो होता है वो कोल्ड कंडीशन में ये ग्रो करती है। इफ़ इट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन इट वुड नॉट ग्रो और मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द खरीफ सीजन, ठीक है। तो अगर हम खरीफ में ग्रो करते हैं तो खरीफ सीज़न क्या होता है? रेनी सीज़न, और रेनी सीज़न में तो बहुत रेन होता है, ठीक है। तो अब और लेकिन वीट को चाहिए कोल्ड कंडीशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो अब अगर हम इसको खरीफ सीज़न में लगाएंगे तो क्या होगा? उसको बहुत सारी बारिश मिलेगी और जिस वजह से क्रॉप जो है वो ख़राब भी हो जाएगी। Now question number 8, explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field। अब बोला है कि अगर हम एक के बाद एक फील्ड में हम क्रॉप लगाते जा रहे हैं तो क्या होगा? तो हमारी जो फील्ड है किस तरह से ख़राब हो जाएगी, उस पर असर पड़ता है ना। एक के बाद एक अगर हम लगा रहे हैं क्रॉप्स तो क्या होता है? फील्ड में जितना भी सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? क्रॉप्स जो नेक्स्ट ग्रो होती हैं वो सही तरीके से हो नहीं पाती क्योंकि उसको प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है।
अब इसका हम आंसर देखेंगे। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। तो सॉइल से क्रॉप्स को क्या मिलता है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। तो अगर हम कंटिन्यूअसली क्रॉप को ग्रो करते रहेंगे तो क्या होगा? सॉइल हमारी इनफर्टाइल भी हो जाएगी, क्योंकि उसका तो सारा न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया। एंड देन वी रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। फार्मर्स नीड टू ऐड मैन्योर्स टू द सॉइल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको जो है सॉइल में और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अलग से ऊपर से डालना पड़ेगा। सो फार्मर्स नीड टू ऐड मैन्योर्स टू द सॉइल। तो फार्मर्स क्या डालेंगे? मैन्योर्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। वॉट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? अब वीड्स क्या, हम लोग ने बहुत बार पढ़ा था, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, और उसे हमें कंट्रोल कैसे करना है। So the undesirable plants may grow naturally along with the crops are called weeds. So these are unwanted plants जो कि हमारी जो मेन क्रॉप है उसके साथ ग्रो कर जाती है। There are many ways to remove weeds and control their growth. Weeds can be removed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a khurpi. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. अब weeds को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? या तो हम उसको अप्रूट कर दिए, या एकदम ग्राउंड लेवल से हमने वीड को कट कर दिया, या हम क्या करेंगे? उस पर स्प्रे कर देंगे वीडिसाइड से। तो इस तरह से भी हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। So arrange the following boxes in proper order to make a flow of sugarcane crop production. अब यहाँ पे sugarcane crop production दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, जो कि क्वेश्चन में जम्बल्ड हो रखे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लॉइंग द फील्ड, नंबर 6। फिर उसके बाद नंबर 4 में क्या आता है? नेक्स्ट क्या है? सोइंग। नंबर 3 हमारा सोइंग है, ठीक है, जो कि 4th पॉइंट है। फिर उसके बाद आफ्टर सोइंग के बाद हम क्या करते हैं? मैन्योरिंग। हम लोग फील्ड में क्या करते हैं? मैन्योर डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? इरिगेशन। ओके, फिर हम लोग पानी डालते हैं। आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग, फिर क्रॉप लगाएंगे, हार्वेस्टिंग होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। ओके, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ इस आंसर को। पहले हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन प्लॉइंग द फील्ड, देन सोइंग, आफ्टर दैट मैन्योरिंग, then irrigation, then harvesting, and the last one is sending crop to the sugar factory. तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ये एक पजल है। क्या है वो? पजल है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ठीक है, नीचे क्लूज दे रखा है और यहाँ पे आपको ये पजल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम डाउन में आएंगे। डाउन में क्या बोलता है? प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। कौन हमें प्रोवाइड वाटर करता है? यहाँ पे हमको लिखना है नंबर 1 पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर 1 पे क्या है? इरिगेशन। तो पहला क्या होगा हमारा? नंबर 1 पे डाउन में हम देखेंगे इरिगेशन। फिर नंबर 2 पूछ रहा है डाउन में, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। तो हम लॉन्ग टर्म तक क्रॉप को सेफ रख सकते हैं। किस तरीके से रख सकते हैं? तो नंबर 2 क्या है हमारा? स्टोरेज हम करेंगे, तभी तो हमारी क्रॉप लंबे टाइम तक रह सकती है, प्रिजर्व। देन आफ्टर दैट नंबर 5 क्या है? सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन द लार्ज स्केल। तो इसमें हम क्या है वो? क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है? विच ग्रोज ऑन अ लार्ज स्केल। नंबर 5 पे हमारा क्रॉप आएगा। अब हम लोग अक्रॉस में देखेंगे नंबर 3, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। कौन सी मशीन यूज़ करते हैं हम? हार्वेस्टर, ठीक है। तो हम नंबर 3 पे क्या लिखेंगे? हार्वेस्टर। नंबर 4 क्या है अक्रॉस में? अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। तो कौन सी ऐसी रबी क्रॉप है जो कि पल्सेस कहलाती है? तो नंबर 4 पे कौन सी क्रॉप है? ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्राम लिखेंगे। आफ्टर दैट नंबर 6, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ। तो ग्रेन को हम कैसे अलग करेंगे चैफ से? बाय द हेल्प ऑफ विनोइंग। तो नंबर 6 पे हम लिखेंगे विनोइंग।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आज ये ख़त्म होता है, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग को पसंद लगा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।